हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज चर्चा होगी हिस्ट्री की, यानी इतिहास का आज हम देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत टॉपिक रहेगा पाषाण काल। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम आदिमानव के जीवन के बारे में और उनके भटकाव वाले जीवन से लेकर के खाद्य संग्रहण तक, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं प्राचीन कालीन, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है तो उसमें ये सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। इस प्रकार से आज हम देखेंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। और अब एग्ज़ाम भी आपकी नज़दीक है। सीटेट की एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को है। तो इसलिए ये दिन देखते ही देखते गुजर जाएंगे और इसी बीच भारत हमारा जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी अब शुरू होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखें, अभ्यास टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी समय यही महत्वपूर्ण महीना है आपके लिए, जून। और PSC वालों के भी लिए यही मंथ सबसे महत्वपूर्ण है, ये 20 दिन। तो चलिए हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे तो एक क्या थे ये? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी है पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर सी है पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है इतिहासकार। तो अब इनमें से चूज करना है आपको कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में, तो ए और बी दोनों सही हैं। वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इसलिए इसमें आप दोनों को आंसर मानेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब भूगर्भ वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट और पुरातत्वविद भी थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी है लुबाक ने, ऑप्शन नंबर सी है टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी है चाइल्ड ने। अब आपको बताना है कि कोपेनहेगन जो संग्रहालय की सामग्री है उसमें से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने। थॉमसन के द्वारा त्रियुगीय विभाजन किया गया। इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। तो आप इनको याद रखेंगे। ये कोपेनहेगन जो संग्रहालय है वह कहाँ है? तो डेनमार्क। इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अर्थात जो हमारे अभी तक के इतिहास में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्खनन के द्वारा, तो उसमें से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी है ऊपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी है मध्य पाषाण काल में। अब आपको बताना है कि उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ सर्वप्रथम
कहाँ से प्राप्त हुए हैं इनके साक्ष्य? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल, अर्थात उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। अब इसके यदि डिटेल की हम चर्चा करें तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, तो अंतिम चरण भी जोड़ सकता है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। दोनों को आप याद रख सकते हैं, एक बागोर भीलवाड़ा और एक आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। अब यहाँ मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं उन स्थानों के बारे में पूछता है कि वह स्थान कौन से हैं जहाँ मध्य पाषाणिक पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है लंघनाज, ऑप्शन नंबर बी है बीरभानपुर, ऑप्शन नंबर सी है आदमगढ़, ऑप्शन नंबर डी है चोपनी मांडो। तो इसका आंसर अभी हमने पिछले डिटेल में देखा, बताया आपको कि दो ही जगह थी, तो इसमें एक जगह का नाम है, तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़ मध्य प्रदेश होशंगाबाद। इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अर्थात वह कौन सा स्थल है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है चोपनी मांडो से, ऑप्शन नंबर बी है काकोरिया से, ऑप्शन नंबर सी है महदहा से, ऑप्शन नंबर डी है सराय नाहर राय से। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थल है जहां से हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात ऐसे उपकरण जो हड्डियों से बने हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी महदहा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है महदहा से। अब महदहा के बारे में जान लीजिए। तो मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में वर्तमान में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण के संदर्भ में पूछता है और हड्डी से निर्मित आभूषण। अभी हड्डी से निर्मित शस्त्रों की बात हो रही थी, अब अभी उपकरणों की बात हमने करी, तो उपकरण महदहा से प्राप्त हुए थे। अब हम बात करेंगे आभूषण की। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन नंबर बी है महदहा से, ऑप्शन नंबर सी है लेखैया से, ऑप्शन नंबर डी है चोपनी मांडो से। अब इसमें से आपको चूज करना है कि हड्डी निर्मित आभूषण या हड्डियों से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार हड्डियों से उपकरण और हड्डियों से बने आभूषण महदहा से ही प्राप्त हुए हैं। दोनों चीज़ें, हड्डियों के आभूषण भी और हड्डियों के उपकरण भी। तो इस प्रकार आप महदहा से दोनों को लिंक कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। वह कौन सा स्थान है जहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन नंबर बी है दमदमा से, ऑप्शन नंबर सी है महदहा से, ऑप्शन नंबर डी है लंघनाज से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी दमदमा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दमदमा से। अब दमदमा कहाँ है। तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ।
तो ये मध्य गंगा घाटी में तीनों प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। कौन कौन? सराय नाहर, महदहा और दमदमा। तो इस प्रकार से दमदमा से क्या प्राप्त हुए हैं? 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं एक साथ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अब यहाँ सर्वप्रथम कृषि खाद्यान्नों की अर्थात खाने योग्य कृषि जो थी सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल से, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी है पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। अब आपको बताना है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई थी, किस काल से हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई। अर्थात नवपाषाण काल ही ऐसा काल था जब मनुष्य ने कृषि कर्म से परिचित हुए और कृषि करना प्रारंभ किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? अब यहाँ मानव के साक्ष्य की चर्चा की गई है कि भारत में मानव का साक्ष्य जो है कहाँ मिलता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी है नल्लमल्ला पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा घाटी। तो इसमें से जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का होगा उसको मालूम होगा कि सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा घाटी। तो इस प्रकार इसको भी आप याद रखेंगे। कब प्राप्त हुआ? तो जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज जो है कब की गई? तो 1982 में की गई थी। इसको भी आप याद रखेंगे, 1982। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, अर्थात मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया अनाज कौन था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है जौ, ऑप्शन नंबर डी है बाजरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज जौ है। तो इसको आप याद रखेंगे। यदि डिटेल की बात करें तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जिनके नाम क्रमशः हैं यथा जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। तो इस प्रकार से 8, आप 8 के नाम मत याद करिए, सर्वप्रथम जौ और 8 खाद्य अनाज, बस संख्या उनकी याद कर लीजिए कि 8 खाद्य अनाजों का उपभोग आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से किया गया है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात हो रही है भारत की कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है कोलडीहवा से, ऑप्शन नंबर बी है लहुरा देव से, ऑप्शन नंबर सी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर डी है टोकवा से। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा लहुरा देव से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है लहुरा देव से, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल से।
तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, लहुरा देव को। वहीं और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रथम कहाँ। तो उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भी भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो उसको भी आप याद कर सकते हैं, जो अब वर्तमान पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि चावल के साक्ष्य की यदि बात की जाए तो कोलडिहवा इलाहाबाद, इसको आप याद रखेंगे, वर्तमान नाम प्रयागराज। तो कोलडिहवा को भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मागिर से, ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम से, ऑप्शन नंबर सी है कोलडिहवा से, ऑप्शन नंबर डी है मेहरगढ़ से। अब आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यदि इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। अभी हमने ऊपर डिटेल उसका देखा था, आपको बताया गया था उसका डिटेल कि प्राचीनतम में मेहरगढ़ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका है, घुमाएगा आपको, लेकिन आंसर आप याद रखेंगे इसके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो रही है, कृषि के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इन 4-6 स्थानों के आप याद रखेंगे नाम। इसके ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी है मुंडिगाक। तो इसका जो सही आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसके पहले भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन अलग अलग थे, मेहरगढ़ उसमें भी था। इसलिए आप मेहरगढ़ को प्राचीनतम यदि पूछता है तो आप मेहरगढ़ को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ बात हो रही है नवपाषाण युग की। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र अर्थात सिंधु वाला क्षेत्र, ये राजस्थान पंजाब हरियाणा वाला, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण अर्थात प्रारंभिक जब कृषि का आरंभन हुआ उस समय के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है मुंडिगक, ऑप्शन नंबर बी है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी है दम्ब सादत, ऑप्शन नंबर डी है बालाकोट, ऑप्शन नंबर ई है अमरी। अब आपको बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग की बात हो रही है। तो इसके यदि आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। उत्तर पश्चिमी इलाका में सिंध प्रांत वो पूरा आ जाता है, पाकिस्तान वाला इलाका, इसलिए इसका आंसर मेहरगढ़ होगा। अभी हमने 3 क्वेश्चनों में लगातार मेहरगढ़ को देखा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पशुपालन के साथ कृषि, मतलब कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य पूछ रहा है। ऑप्शन है ए अंजीरा से, ऑप्शन नंबर बी है दम सदात से, ऑप्शन नंबर सी है किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन नंबर डी है मेहरगढ़ से। तो आपको बताना है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो रही है।
तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। मानव ने कृषि एवं पशुपालन करना सीख लिया था। दोनों एक ही जगह से उत्पत्ति होती है दोनों की, मेहरगढ़ से। यदि मेहरगढ़ नहीं देता तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ भी दे सकता है। वो भी पहाड़ियाँ वहीं आपको मिलेंगी बलूच में, बलूचिस्तान एरिया में। तो मेहरगढ़ या उसकी जगह है, आपसे स्थान का नाम ना दे करके पहाड़ी के यदि नाम दे दे तो आप घबराइएगा नहीं। NCERT क्लास 6 या 7th में दिया गया है, उसमें दिया गया है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, जहां मानव ने कृषि के साथ साथ पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया और ग्रामीण के रूप में स्थायी जीवन व्यतीत करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अब उस स्थान का नाम पूछ रहा है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के, आपको भी मैं बताया जो NCERT का डिटेल है, तो उससे भी आपको पकड़ में आ जाएंगी चीज़ें बहुत सारी। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है मेहरगढ़। तो आपको बताना है कि प्राचीनतम स्थायी जीवन की बात कर रहा है, अर्थात घुमंतु जीवन। अब खाना बदोश वाला जीवन समाप्त होकर के स्थायी गांवों में निवास करना मानव ने प्रारंभ कर दिया था। ये सारे क्वेश्चन NCERT में है 6th से 8th के बीच में। तो यदि हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। मैं बताया था कि मेहरगढ़ ही है। इसमें स्थान का नाम दिया है, जबकि आप पहाड़ियों का नाम भी याद रखेंगे। बार बार आपको बताया जा रहा है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। और यह भी आपको बताया है कि कृषि और पशुपालन करना, और जैसे ही कृषि और पशुपालन करना मानव सीखता है तो घुमंतु जीवन छोड़ करके, यानी खाना बदोश वाली ज़िंदगी छोड़ करके वह अब स्थायी निवास, चूँकि कृषि करता है तो कृषि को पकने में टाइम लगता है, इसलिए उसको एक स्थान पर रहना पड़ता था। इस प्रकार से वह अपने जीवन को स्थायी बनाना प्रारंभ कर दिया था उसी समय से। तो तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कृषि, पशुपालन और स्थायी जीवन। इस प्रकार आप तीनों को जोड़ देंगे, मेहरगढ़, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, तो आपको डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ मध्य पाषाण की बात हो रही है, प्राचीनतम की बात नहीं हो रही है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। ऑप्शन है ए औदे, ऑप्शन बी है बोरी, ऑप्शन सी है बागोर, ऑप्शन डी है लखनिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर। इसको आप याद रखेंगे। मध्य पाषाण की यदि बात आती है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो बागोर में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। तो यदि बागोर की जगह आदमगढ़ भी दे देता है तो आप इसको भी याद रखेंगे कि दो स्थान, होशंगाबाद मध्य प्रदेश आदमगढ़ स्थल है, जबकि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर। तो दोनों को आप याद रखेंगे। मानव के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पूछा गया है चाल कोलिथिक। 4 युगों के नाम दिए गए हैं। पूछा गया है कि चाल कोलिथिक युग किसे कहा जाता है या किसका उपनाम है, इस प्रकार भी पूछ सकता है। ऑप्शन ए है पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। तो इसके हम आंसर की यदि बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को ही चाल कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। तो कोष्टक में आप लिख सकते हैं ताम्रपाषाण के बगल में चाल कोलिथिक युग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अर्थात इतिहास का एक निश्चित क्रम इसमें पूछा गया है आपसे कि वह कौन सा पूरा स्थल है जहां पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अर्थात एक सीरीज क्रम से इतिहास का क्रमिक ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए उसमें पूछा गया है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऐसे स्थान का आप नाम बताइए। तो ए है आमरी, बी है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी है कोट दीजी, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। अब आपको बताना है इसमें से कि कहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, अर्थात मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ प्राचीन कालीन यानी पूरा स्थल ऐसा है जहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। जैसा कि अभी कृषि का, पशुपालन का सभी साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता तक के भी वहाँ सांस्कृतिक अवशेष उपलब्ध हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये थोड़ा कट पेस्ट ज़्यादा हो गया है। ये नवदा टोली है, नवदा टोली, खरगोन मध्य प्रदेश। इसको आप याद रखेंगे। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा या किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था, तो आप लिख सकते हैं इसको नवदा टोली। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर बी है V.S. वाकड़कर ने, ऑप्शन नंबर सी है H.D. सांकलिया ने, ऑप्शन नंबर डी है मार्टियर व्हीलर ने। अब आपको बताना है कि नवदा टोली का उत्खनन किनके द्वारा किया गया। तो यदि इसके आंसर की बात करें तो नवदा टोली का जो उत्खनन है वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है H.D. सांकलिया जी के द्वारा। H.D. सांकलिया जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। तो इनको आप याद रखेंगे, सांकलिया जी को। यदि इसके डिटेल की बात करें तो नवदा टोली खरगोन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन जो है दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर H.D. सांकलिया ने कराया था। तो इसको आप याद रखेंगे। किस युग का था, तो ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है जिसकी तिथि है ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। जब इसके उत्खनन के कुछ साक्ष्य हैं तो ये ताम्र पाषाणिक युग का स्थल है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। इसका डिटेल अभी मैं आपको बताया तो आप समझ पाए होंगे कि नवदा टोली कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित है। तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसमें नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि बृहत पाषाण स्मारक इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है मंदिर के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें चूज करना है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किसके रूप में की गई है। तो यदि इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। यदि डिटेल की बात करें तो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं यथा शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहिर,
ये बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियाँ थीं। इसका भी डिटेल आपको कक्षा 6 और कक्षा 7वीं की NCERT में डायग्राम के साथ मिलेगा। लेक्चर्स मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं, उसमें बहुत सारा डिटेल इसके बारे में बताया गया है। पाठ का नाम ही है समाधियों या कंदराएं, समाधियाँ या कंदराएं या गुफाएं, उस पाठ का नाम है, उसमें लेक्चर अपलोड किया गया है मेरे द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? नाम दिया गया है राख का टीला और पूछा गया है कि किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। इसमें कुछ नवपाषाणिक स्थलों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से आपको पता लगाना है कि राख का टीला किस स्थल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बुदिहाल, ऑप्शन नंबर बी है संगनकल्लू, ऑप्शन नंबर सी है कोलडिहवा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मागिरी। अब हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू। इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू। तो ये नवपाषाणिक स्थल है जहाँ राख का टीला किससे संबंधित है, तो संगनकल्लू से। अब इसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि ये है कहाँ। तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो वर्तमान में कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन नंबर बी है खनिज, ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन नंबर डी है सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अब इसके डिटेल तो मध्य प्रदेश वाले, इसका जो PCS के स्टूडेंट हैं वो बहुत सारा इसका डिटेल जानते होंगे, लेकिन सीटेट वाले और अदर स्टेट वाले भी जान लें। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, कब का, प्रागैतिहासिक काल का। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। यहाँ इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और गुफाओं में जो है तो वो विविध रंगों के चित्र उकेरे गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? घुमा फिरा के वहीं लाया जा रहा है आपको। तो अब आपको बताना है कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है अजंता, ऑप्शन नंबर बी है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी है बाघ, ऑप्शन नंबर डी है अमरावती। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने ऊपर डिटेल इसका देखा, भीमबेटका। भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब इसमें राज्य का नाम ना दे करके किसका नाम दे दिया है, जिलों का नाम दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है पचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल्लागंज रायसेन। तो कहाँ स्थित हैं? अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले इसका जिक्र हुआ था डिटेल कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित हैं। तो अब्दुल्लागंज रायसेन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अर्थात भारत का ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है घघरिया, ऑप्शन नंबर बी है भीमबेटका,
ऑप्शन नंबर सी है लेखाहिया, ऑप्शन नंबर डी है आदमगढ़। तो यदि इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। अभी हमने ऊपर देखा था कि 2 क्षेत्र हैं भीमबेटका में जहां से काफ़ी चित्र प्राप्त हुए हैं। जैसा कि बताया गया था कि 243 अर्थात 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुगार समूह में यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो सर्वाधिक शैलाश्रय या शैल के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है गैरिक मृदभांड पात्र OPC का नामकरण हुआ था। यहाँ गैरिक मृदभांड पात्र की बात हो रही है, इनका नामकरण हुआ था कहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए है हस्तिनापुर में, ऑप्शन नंबर बी है अहिछत्र में, ऑप्शन नंबर सी है नोह में, ऑप्शन नंबर डी है लाल किला में। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है हस्तिनापुर में। लाल किला तो प्राचीन कालीन है ही नहीं, इसको हटा देंगे आप। तो एलिमिनेशन मेथड भी आप अपना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं इजीली तरीके से, इसलिए आप ध्यान रखें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव को समझें, उसके बाद जवाब दें। तो इसका जो सही आंसर है वह है हस्तिनापुर। अब इसके डिटेल की यदि बात करें तो गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी को ही बोलते हैं क्या? गैरिक मृदभांड संस्कृत अर्थात OCP कहा जाता है। इसके साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। तो हस्तिनापुर या अतरंजी खेड़ा का नाम भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा अतरंजी खेड़ा भी। तो इसलिए आप दोनों को याद रखेंगे, हस्तिनापुर को भी और अतरंजी खेड़ा को भी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्रपाषाण काल की बात हो रही है और महाराष्ट्र के लोगों की कि ये मृतकों को घर के नीचे फर्श में किस तरह रखकर दफनाते थे। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आपको बताना है कि किस दिशा की ओर दफनाते थे वो। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। अब इसके डिटेल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति जिसको कहा गया है, के नेवासा, दायमाबाद, कौठे, चंदोली, इमामगांव आदि पुरा स्थलों में घरों के मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और कब्र में क्या है? तो कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ या हंडियाँ, मिट्टी की हांडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछ सकता है कि कहाँ से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहाँ मिट्टी की हंडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी शव के साथ रखी जाती थी या मृतकों के साथ रखी जाती थी। तो वह भी कहाँ? महाराष्ट्र का जो ताम्रपाषाण कालीन युग है वहाँ, या दायमाबाद, कौठे, चंदोली, इमामगांव, इनमें से किसी भी स्थल का नाम आपको दे सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ये हिस्ट्री की शुरुआत ही इससे होती है। जब आप प्राचीन कालीन इतिहास शुरू करेंगे PSC और UPSC के लिए, तो इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, हड़प्पा कालीन सभ्यता से। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए ब्रह्मागिरी से, ऑप्शन बी है बुर्जहोम, ऑप्शन सी है चिरांद, ऑप्शन डी है मास्की।
तो बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम से ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त होते हैं वहाँ से। यदि डिटेल की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गार्तावास अर्थात गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो यह भी एनसीईआरटी में कक्षा 7वीं की या 6ठी की दिया गया है। उसमें गार्तावास के नाम से एक पाठ है, उसमें दिया गया है। उसमें उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक शव दफनाने की जितनी पद्धतियाँ अपनाई जाती थी क्रमशः उनका विवरण दिया गया है और बहुत विस्तृत डिटेल में दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी या कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अब स्थल का नाम पूछ रहा है, मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी चर्चा ही हुई है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर बी है कोलडिहवा, ऑप्शन नंबर सी है चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर डी है मांडो। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि भी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था डिटेल इसका। बुर्ज होम इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ पूछने का ढंग और शब्दावली चेंज किया है, आंसर वही है जिसका डिटेल हमने अभी क्वेश्चन नंबर 30 में अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं उस बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है बुर्ज होम से, ऑप्शन नंबर बी है कोलडिहवा से, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मागिरी से और ऑप्शन नंबर डी है संगनकल्लू से। तो जो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अर्थात बुर्ज होम से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गर्त आवास का मतलब होता था कि ज़मीन में गड्ढा और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बाकायदा बनाई जाती थी और चट्टान से ढक दिया जाता था उसको, या एक पिरामिड नुमा बना दी जाती थी उसकी पहचान के लिए कि यहाँ क्या है, दफनाया गया है किसी को। तो चिन्ह याद रखने के लिए वहाँ एक पिरामिड आकार का चट्टान रख दिया जाता था जिससे चिन्हित किया जाता था उसको बोलते थे गर्त आवास, अर्थात ज़मीन में गड्ढा खोद दिया जाता था, उसके उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियाँ बनाई जाती थी और ऊपर से चट्टान से ढक दिया जाता था। इसका डिटेल कक्षा 6 और 7 की एनसीईआरटी में मेरे द्वारा डाला गया है, उसमें अपलोड कर दिया गया है लेक्चर, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ाया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ पे विंध्य क्षेत्र की बात हो रही है, शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र का ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मोरहना पहाड़, ऑप्शन नंबर बी है घघरिया, ऑप्शन नंबर सी है बगही खोर, ऑप्शन नंबर डी है लिखहिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा लिखहिया, अर्थात विंध्य क्षेत्र का लिखहिया ऐसा शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अब इसके यदि डिटेल की बात करें तो डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक है एक पुरातत्व विमर्श। तो पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लिखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो विंध्य क्षेत्र के लिखहिया शिलाश्रय से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। बात हो रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कि यह किस विभाग और मंत्रालय से संबंधित है या संलग्न है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पर्यटन, ऑप्शन नंबर सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी है मानव संसाधन विकास। तो किस विभाग से या मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अर्थात वह सांस्कृतिक या संस्कृत मंत्रालय से, संस्कृत विभाग से संबंधित है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अब यहाँ ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल को, ऑप्शन नंबर सी है मार्टिमर व्हीलर को, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स प्रिंसेप को। अब आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब इनके कार्यकाल की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इनको उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इनको आप याद रखेंगे और इनके कार्यकाल को 1814 से 1893। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। अब यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की कि वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी है बस्तर, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यदि डिटेल की बात करें तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की जगह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दे देगा और आपसे पूछ देगा तो सेम लोकेशन सेम रहेगी, भोपाल ही रहेगा। इसलिए यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है, ऑटोनॉमस संगठन है, ये ऑटोनॉमी संस्था है। तो इस प्रकार इसको याद रखेंगे। इसका नाम इसके आगे आप जोड़ देंगे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के इंदिरा गांधी, बस बाकी वही है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने प्राचीन इतिहास के पाषाणकालीन जो सभ्यता थी उसके बारे में पढ़ा, उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हमने देखा। कृषि के साक्ष्य, दफनाने की पद्धतियाँ जो थी, मानव कंकाल के साक्ष्य, शैल चित्रों के साक्ष्य। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के जो पाषाणकालीन साक्ष्य थे उनका हमने विस्तृत अध्ययन किया। क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, हो सकता है शब्दावलियाँ कुछ चेंज कर दे, बाकी आंसर्स यही रहेंगे सेम। इसलिए आप शब्दावलियाँ पकड़ने की कोशिश करें। एनसीईआरटी बेस ही पूछा जाता है, इसलिए प्रिफर करें कि एनसीईआरटी के लेक्चर देख लें और अभ्यास करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो परिपक्वता आपकी बढ़ती जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।